हमारे एलेंस की नोट में जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है एब्रोटेनम। तो बेसिकली एब्रोटेनम का प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है। ये साउदर्न यूरोप में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। और इस मेडिसिन को होम्योपैथी में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है कशिंग, डेवेंचर एंड गैटचर। इन तीनों ने मिलकर इसको प्रूविंग दी थी। तो बेसिकली इस एब्रोटेनम जो प्लांट है इसको हम दो और नाम से जानते हैं जो कि इसका कॉमन नेम है। एक है साउदर्न वुड, जो कि ज्यादा कॉमनली हम लोग जानते हैं इसे, और दूसरा है लेडीज लव। तो एक चीज हमें इससे ये समझ में आई कि एब्रोटेनम के जो कॉमन नेम है बेसिकली साउदर्न वुड और लेडीज लव, और ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। हमारी होम्योपैथी जो मटेरिया मेडिका है उसमें मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन है वो कंपोजिटी और रेननकुलेसी फैमिली से है, मतलब ज्यादा मात्रा में। तो बेसिकली एब्रोटेनम एक मेडिसिन जिसे अगर हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें जैसे हमने पढ़ा है ओल्ड क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। तो उसमें एब्रोटेनम जो है वो क्लास थर्ड में आता है। तो बेसिकली इसको जो प्रिपेयर किया जाता है वो इस मेडिसिन का जो फ्रेश लीव्स होते हैं उनसे इस मेडिसिन को बनाया जाता है। और ये जो है बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है एब्रोटेनम वो मैरेस्मस केस में होता है, और इसीलिए इसमें मैरेस्मस बहुत कॉमनली ये जो टर्म है एब्रोटेनम को अगर एक वर्ड में बताना हो तो आप बताएंगे दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द मैरेस्मस कंडीशन, जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, एक क्वाशीओरकर होता है और एक मैरेस्मस होते हैं। तो क्वाशीओरकर में जो है ईडिमा देखने को मिलता है, हालांकि प्रोटीन डेफिशिएंसी उसमें होती है बट उसमें फैट रिटेन रहते हैं। लेकिन जो मैरेस्मस होता है उसमें ईडिमा भी नहीं होता और उसमें फैट कंटेंट भी बिल्कुल नहीं होता, दैट्स वाई वो बिल्कुल ड्राई बॉडी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मैरेस्मस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम इसकी कंस्टिट्यूशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनमें इमेसिएशन यानी कि जो बॉडी की फ्लैश है वो बिल्कुल गायब होने लग जाते हैं। स्पेशली कहाँ पे, तो पैरों पे, ये सबसे मार्क फीचर है। वैसे तो मैरेस्मस के लिए बहुत सी अलग मेडिसिन है, लाइक आयोडम है, सेनिकुला है, ट्यूबरकुलाइनम है, लेकिन मैरेस्मस जो है स्पेशली ऑफ लेग ये मार्क्ड फीचर होता है एब्रोटेनम का। और जो स्किन होती है बहुत ज्यादा लूज होती है, और इतनी लूज होती है कि वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड बन जाते हैं स्किन के। तो आप उसको उसकी फोल्डिंग को ऐसे पकड़ कर देख सकते हैं, चाहे गर्दन की हो चाहे हाथ की हो। तो जो स्किन होती है वो बिल्कुल एकदम ढीली पड़ जाती है और बिल्कुल लूज फोल्ड में आपको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ और मेडिसिन है, जैसे कि हम मैरेस्मस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तीन और मेडिसिन लाइक आयोडम। आयोडम भी ऐसी ही मेडिसिन है एब्रोटेनम की तरह, लेकिन आयोडम में क्या होता है कि दोनों में एक कॉमन फीचर है कि दोनों में भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉडी का जो फ्लैश है वो बिल्कुल मतलब बॉडी को लगती ही नहीं है। तो एक ये चीज कॉमन है। तो आयोडम में क्या लाइन लिखी हुई एग्जैक्टली वहां लिखा है ईट फ्रीली एंड वेल येट लूजेस द ऑल टाइम। तो ये आयोडम की लाइनिंग है। ऐसे ही सैनिकुला है, तो सैनिकुला में जो एक लाइनिंग लिखी है वो है इमेसिएशन प्रोग्रेसिव डर्टी ग्रीनिश। और जैसे अगर हम नाइट्रोम्यूर की बात करें तो नाइट्रोम्यूर में भी इमेसिएशन है, स्पेशली नाइट्रोम्यूर में इमेसिएशन नेक में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है स्पेशली समर्स में। तो नेक इमेसिएशन देखने को मिलता है, समर में ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए कि इमेसिएशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में, तो एब्रोटेनम है, आयोडम है, सेनिकुला है, ट्यूबरकुलाइनम है और नाइट्रम है। तो उसके अलावा इसका जो मेंटल होता है एब्रोटेनम का बहुत इल नेचर्ड होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, और बहुत ज्यादा जो इसमें क्या होता है बहुत हम मतलब हमेशा डिबेट के लिए बिल्कुल रहता है रेडी, मतलब आप उसको कोई भी चीज बोलेंगे तो वो आपको उसका उल्टा जवाब ही देगा। और बहुत वायलेंट होता है और बहुत इनह्यूमन होता है। दैट मीन्स कि अगर वो जमीन पे चींटियां भी चल रही हैं तो वो क्या करेगा, उसको कुचल कर चलने की कोशिश करेगा, या किसी भी तरह से वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रूअल करेगा। या कोई एनिमल है या कोई बर्ड है तो पता चला है कि वो उसके मतलब उसको किसी भी तरह से उसको टॉर्चर करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी वो करता रहता है जो एक ये सिक मेंटेलिटी दिखाता है। तो इसका जो मेंटल जनरल होते हैं प्रोटेनम में यही है कि बहुत ज्यादा ही इसका जो नेचर होता है
वो इस तरह से होते हैं। तो इसका टेम्परामेंट की अगर हम बात करें, क्रूअल टेम्परामेंट एंड इन ह्यूमन टेम्परामेंट। अगर हम थर्मल की बात करें तो एब्रोटेनम जो होता है वो चिली पेशेंट होते हैं। इसमें जो मियास्म होता है वो सोरा होता है। और अगर इसकी डाइथेसिस की बात करें तो इसकी जो डाइथेसिस होती है वो बेसिकली ट्यूबरकुलर डाइथेसिस आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें आगे अगर हम देखें तो इसका, अगर ये तो मेंटल हमने देखा, फिजिकल की बात करें तो जैसा हम सबको पता है कि इसे भूख बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद भी जो बॉडी का फ्लैश है वो नहीं बनता, मतलब खाना खाने के बाद भी शरीर बिल्कुल दुबला पतला रहता है। तो ये और किस किस मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा? अगर आपसे ये सिम्टम आए, रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, तो आप, अगर आपके ऑप्शन दिए जाए आयोडम, नाइट्रम्यूर, एब्रोटेनम, ट्यूबरकुलाइनम या ऑल ऑफ द अबव, तो आप बताएंगे इन सब में ये, हाँ, इन सब में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? इन सब में ये फीचर देखने को मिलेगा। आयोडम में भी, नाइट्रोम्यूर में भी, सैनिकुलम में भी, ट्यूबरकुलाइनम में। अब यहाँ पे एक सिम्टम है जो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन वर्डिंग अलग लिखी है एलेंस की नोट में। वो ये है कि इन मैरेस्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, मतलब इतनी कमजोरी होती है उस पर्सन की कि उसका जो गर्दन है वो, उसको भी वो मतलब सीधा करके नहीं रख सकता, यानी हेड को बिल्कुल सेंटर में स्टेबल करके नहीं रख सकता। तो ये अभी हम लोगों ने शायद, आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा कि आपको एथूजा में भी कुछ ऐसे सिम्टम मिले होंगे। एथूजा में भी ये टर्म है, लेकिन दोनों में थोड़े से लाइनिंग का डिफरेंस है। जैसे इसमें लिखा है इन मैरेस्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, एथूजा में लिखा है अनेबल टू होल्ड हेड अप। तो बेसिकली कहना एक ही चीज चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का जो थोड़ा सा कहने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इन मैरेस्मस हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल आपके अथूजा की तरह है, और अथूजा में भी सिंपल यही वर्डिंग लिखी है, अनेबल टू होल्ड हेड अप। तो दोनों में ये चीज जो है बिल्कुल सिमिलर है। ओपियम की तरह एब्रोटेनम की जो स्किन होती है वो बिल्कुल ओल्ड, मतलब वो बच्चा जो है वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा एजेड आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन की इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें लक्ष्चर नहीं है, उसमें शाइन नहीं है, और उसमें जो है फ्लैश भी नहीं है। तो इस वजह से ऐसा लगेगा कि जो चेहरा है वो बिल्कुल बूढ़े लोगों जैसा है, और रिंकल्स चेहरे पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही फीचर ओपियम में भी देखने को मिलता था। अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड गाय लुकिंग फेस, तो ओपियम में भी है ये सिम्टम और एब्रोटेनम में भी है। अब जो सबसे मार्क फीचर होता है एब्रोटेनम मेडिसिन का, वो है अल्टरनेशन। आपको इस मेडिसिन में एक एक फीचर हमेशा के लिए मार्क रखना है, वो है अल्टरनेशन। जो डिजीज होती है वो अल्टरनेट करती है। और भी चीजों में अल्टरनेशन है, अभी पहले हम देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का है। अब जैसे आप यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में लास्ट लाइन देख सकते हैं, अल्टरनेट, यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट विथ हेमरॉइड्स एंड डिसेंट्री, रिमेटिज्म अल्टरनेट विथ हेमरॉइड्स एंड डिसेंट्री, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको आपको ये क्वेश्चन का ये लाइन मिलता है, इधर देख, आप देख सकते हो ऊपर लिखा है रिमेटिज्म, नीचे लिखा है अल्टरनेट विथ हेमरॉइड्स विथ डिसेंट्री। तो जब भी अभी जैसे एलेंस क्विज होंगे तो आप, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है एलेंस को प्रिपेयर करने का। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने उसकी एक एक लाइन को इसी तरह से समझने की कोशिश की। तो एलेंस में जैसे यहाँ रूमेटिज्म की बात की, तो हमने देखा कॉन्स्टिपेशन डायरिया में अल्टरेशन है, रूमेटिज्म का हेमरॉइड के साथ अल्टरनेशन है, या रूमेटिज्म का डिसेंट्री के साथ अल्टरेशन है। तो एब्रोटेनम, ए फॉर एब्रोटेनम, ए फॉर अल्टरेशन। तो ये उसका बहुत मार्क फीचर है। तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के साथ अल्टरनेट कर रहा है। और यहाँ पे एक टर्म लिखा है जो आपको और किसी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलता, और वो टर्म है लिंटेरिया। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपको स्टूल में देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर पेशेंट आएगा तो आपसे ये बोलेगा कि मैंने जो जो भी खाया है वो सब स्टूल जो है मुझे उसमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं, इस टर्म को बोलते हैं लिंटेरिया, यानी फूड ऐसे का ऐसा ही पास हो जाता है, मतलब कहने के लिए ऐसा पास हो जाता है, दैट मीन्स कि फूड पार्टिकल्स जो इंसान खाया रहता है वो स्टूल में देखने को मिलता है। तो ये टर्म है लिंटेरिया, और ये टर्म जो है बेसिकली एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। अल्टरनेशन तो आपको बहुत सी मेडिसिन में मिलेगा, अल्टरनेशन विद डायरिया, अल्टरनेशन विद डायरिया, बट जो लिंटेरिया टर्म है वो सिर्फ एब्रोटेनम में देखने को मिलता है। उसके अलावा अभी हमने जैसे जीआईटी का एक्शन देखा, हमने उसका मेंटल लेवल देखा, हमने उसकी भूख प्यास देखी, हमने उसका टेम्परामेंट देखा। ठीक उसी तरह से अगर हम उसके एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं एब्रोटेनम के। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो आप जो पर्सन का लिम्स होंगे, चाहे अपर लिम्स हो लोअर लिम हो, हाथ पैरों में क्या होता है, क्रैम्प्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग
कोलिक, यानी कि मरोड़ के साथ, क्रैम्स के साथ वहां पे आप उस पर्सन के हाथों और पैरों में कॉन्ट्रेक्शंस बना रहेगा। र्यूमेटिज्म के लिए अभी हम लोग को हमेशा रूटा याद आती है, रस्टॉक्स याद आता है, और हम लोग को इस तरह की मेडिसिन, हाइपेरिकम हो गया, लीडम हो गया, इस तरह की मेडिसिन याद आती है। लेकिन र्यूमेटिज्म के लिए हम एब्रोटेनम नहीं सोचते हैं। तो बेसिकली र्यूमेटिज्म, एब्रोटेनम में र्यूमेटिज्म है, लेकिन उसके पीछे कुछ फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि र्यूमेटिज्म होगा उसमें पेन पहले आएगा, स्वेलिंग बाद में आएगी, ये लक्षण होता है। जैसे र्यूमेटिज्म शुरू हुआ तो वहां पे पहले पर्सन को दर्द होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग डेवलप होगी। और ये र्यूमेटिज्म क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अचानक से डायरिया डायरिया किसी पर्सन को स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या किया, डायरिया के लिए उसने एलोपैथी ड्रग्स ले ली या कोई भी ऐसी मेडिसिन ली जिसकी वजह से डायरिया सप्रेस्ड हो गया। अब जैसे डायरिया किसी का सप्रेस्ड होता है तो हम सब जानते हैं सप्रेशन ऑलवेज लीड्स टू अनदर सफरिंग। तो ये हमारी होम्योपैथी इस कॉन्सेप्ट पे होती है। तो जैसे ही डायरिया वहां पे सप्रेस हुआ, उसके बाद या किसी और तरह के सिक्रीशन सप्रेस हुए। अब यहाँ पे हम जानते हैं मियाज, इसका मियाज में बैकग्राउंड मैंने क्या बताया है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस। अभी क्या बताया था मैंने आपको? 16। सोरा पूरा बताया। पूरा सी बात पूरा यानी कि जो भी नेचुरल डिस्चार्ज के जो सिक्रीशंस होंगे जब वो सप्रेस्ड होंगे तो उसके बाद ही रूमेटिज्म डेवलप होगा। और ये रूमेटिज्म की खासियत, पहली खासियत तो यही थी कि भाई स्वेलिंग से पहले दर्द होगा, दर्द के बाद सूजन आती है। उसके अलावा जो रूमेटिज्म होता है वो हमेशा अल्टरनेट करता है। किसके साथ अल्टरनेट करता है? हेमरॉइड्स या फिर डिसेंट्री। तो या तो दो में से एक चीज होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला वाला नहीं होगा। तो इस तरह के लक्षण रूमेटिज्म जो है, हम अब से एब्रोटेनम को रूमेटिज्म के लिए ही जानेंगे, अपार्ट फ्रॉम मैरेस्मस, क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि सिर्फ मैरेस्मस के लिए अच्छी मेडिसिन है, बट ऐसा नहीं है, ये रूमेटिज्म के लिए भी अच्छी है। अब रूमेटिज्म हमने देख लिया, एक्सट्रीमिटीज में एक रूमेटिज्म हो गया, कॉन्ट्रेक्शंस हो गए। दूसरा क्या है? गाउट। अब गाउट के लिए भी हम लोग बेंजोइक एसिड सोचते हैं, कॉल्चिकम सोचते हैं, पर हम एब्रोटेनम नहीं सोचते। तो यहाँ पे गाउट के लिए जो है एब्रोटेनम है। गाउट गाउट में भी एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसको मिस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ज्वाइंट के बारे में बताया जा रहा है। रिस्ट ज्वाइंट एंड एंकल ज्वाइंट आर पेनफुल एंड इन्फ्लेम। तो ये सिम्टम अभी हम लोग को मतलब उतना यूजली हम लोग नहीं समझते हैं। तो एलेंस में ना इसी तरह से हमें पॉइंट आउट करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गाउट में स्टिफनेस होती ही है, सूजन भी होगी, उसमें प्रिकिंग सेंसेशन होगी, ये बहुत कॉमन है। पर एब्रोटेनम के गाउट में अंतर क्या है फिर? तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की गई है रिस्ट की और एंकल ज्वाइंट की। तो यहाँ पे लिखा है रिस्ट और एंकल ज्वाइंट जो होते हैं वो ज्यादा पेनफुल और इन्फ्लेम देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को रूमेटिज्म हो रहा है या तो अगर स्मॉल जॉइंट्स के लिए है तो उसके लिए हम लोग को कौन सी मेडिसिन याद है? ए फॉर, ए से है ना? एक्टियस एक्टियस तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो भी यहाँ पे एक टर्म दिया है कि जो रिस्ट होगा या एंकल ज्वाइंट होंगे वो पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होंगे, तो हमें हमेशा लगेगा कि स्मॉल जॉइंट की बात की है, क्या पता एक्टिया स्पाइकेटा की बात की जा रही है। बट ये एब्रोटेनम का फीचर है। उसके अलावा वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, पूरी बॉडी में कमजोरी, दर्द, और ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत ज्यादा मारा हो, है ना? तो बहुत ज्यादा सोरनेस और लेमनेस, वीकनेस फीलिंग पूरी बॉडी में बना होता है, ऑल ओवर मतलब यहाँ बोला गया है। और हमें पता है कि इसमें मैरेस्मस हमेशा लोअर एक्सट्रीमिटीज में ही पाया जाता है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी जो चीज है वो है फीवर। फीवर में यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ज्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, लेकिन स्पेशली किस फीवर की बात की गई? तो यहाँ पे जो फीवर की बात की गई वो है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर बेसिकली वो फीवर होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर इनका जो है बिल्कुल अपने पीक पे होता है। और ये जो है इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे कि किसी को ये लंग्स प्लूरल इफ्यूजन हो गया है उसकी वजह से बुखार बुखार आ रहा है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो जैसे इसका एग्जांपल में आपका ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो बेसिकली इसको, इस तरह के फीवर को हम बोलते हैं हेक्टिक फीवर। टीबी में जो फीवर होता है भाई। हाँ, टीबी का फीवर हो गया। तो इस तरह के जो फीवर्स होते हैं उन्हें हम हेक्टिक फीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली किस फीवर किस में ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, एडल्ट में या बच्चों में? तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है फीवर विद चिल्ड्रन, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है चिल्ड्रन के लिए। तो अब वो जो फीवर होता है उसमें जो पर्सन है वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है
ईचिंग चिलब्लेंस। अब ईचिंग चिलब्लेंस आपको तीन मेडिसिन में, बेसिकली चिलब्लेंस जो होता है हम सबको पता है, जो ठंड में शीत लगती है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती है एक्सेसिव कोल्ड के टेम्परेचर में। बेसिकली कोल्ड के टेम्परेचर में जाने के कंपैरिजन में ये जो हमें ईचिंग देखने को मिलती है वो तब होता है जब हम कोल्ड से बिल्कुल अचानक से गर्म में आते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मतलब कि आप अगर ठंड में गए तो आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, उस वक्त चिलब्लेंस नहीं डेवलप होता है। चिलब्लेंस बेसिकली जब आप ठंड से वापस से वार्म टेम्परेचर में आते हैं तो वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो चिलब्लेंस होते हैं इसको हम परनियोसिस भी बोलते हैं। अब होम्योपैथी की तीन मेडिसिन है जिनको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। पहले एब्रोटेनम में एक सिर्फ मार्क फीचर लिखा हुआ है ईचिंग चिलब्लेंस, उसी उसी जगह पे जो अगेरिकस मेडिसिन है उसमें लिखा है चिलब्लेंस दैट ईच एंड बर्न intolerably, first bite and all the consequences of cold, especially in the face। यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो अगेरिकस में लिखा है स्पेशली। जब आप उसके चिलब्लेंस में देखेंगे तो वहां पे चिलब्लेंस में बर्निंग भी है और ईचिंग भी है, पर यहाँ पे सिर्फ ईचिंग की बात की गई है, बर्निंग की बात नहीं की गई है। तो एगेरिकस में बर्निंग भी है, ईचिंग भी है, और इसी के साथ जितने भी ठंड की वजह से कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे फ्रस्ट बाइट हो गया, तो जितने भी कंसिक्वेंसेस होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्क्ड कहाँ पे होते हैं, बॉडी के किस ऑर्गन पे ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो है स्पेशली ओवर फेस द में। फेस। ये लाइन वहां की बहुत मार्क है। थर्ड अगर हम मेडिसिन की बात करें इसी चिलब्लेंस से रिलेटेड, वो है जिंकम। तो जिंकम मेट में लिखा है चिलब्लेंस पेनफुल दैट एग्रावेट फ्रॉम द रबिंग। तो ये तीन मेडिसिन आप यहाँ पे चिलब्लेंस के साथ उसको याद रख लेंगे कि चिलब्लेंस के लिए आपके एप्रोटेनम में लिखा है सिर्फ ईचिंग चिलब्लेंस, आपके एगेरिकस में ईचिंग एंड बर्निंग दोनों लिखा है, स्पेशली फेस के लिए लिखा है, और जो जिंकम मेटस में ये लिखा है कि जो चिलब्लेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, और जैसे आप उनको रब करते हैं उस वक्त ये जो पेन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो पेनफुल चिलब्लेंस दैट एग्रावेट फ्रॉम द रबिंग, ये सिम्टम है जिंकम मेट का। तो इसी के साथ हमने तीन मेडिसिन के सिम्टम एक साथ पढ़ लिए। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ मैम पे, हाँ मैम ये जैसे जो आप बताई हैं दो मेडिसिन और है, तो मैम अगर इसी में आप लिख देती तो और अच्छा रहता, हम लोग को सिम्टम एक ही जगह मिल जाता। हाँ ये लिख, रिक्वेस्ट वो था मैम। लिख लेंगे, बुक में एलेंस में लिख लेंगे। हाँ आप अपने बुक्स में हाँ लिख हाँ। लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं फरंकल्स दैट मीन्स बॉयल। तो बॉयल के केसेस में जब भी किसी को बॉयल होता है तो आप एब्रोटेनम तो नहीं सोचते हैं ना, बॉयल्स में आप बेलाडोना बेलाडोना सोचेंगे, एकोनाइट सोचेंगे, या हिपर सर अगर पस भरा है तो आप हिपर सोचेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर हिपर इन फरंकल। जब बॉयल का केस होता है उसमें जब आपने हिपर दे दिया और उसके बाद आप एब्रोटेनम दे सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरिसी, जब किसी को प्लूरिसी हुई हो और आपने एकोनाइट और ब्राइनिया दिया उसके बाद आप एब्रोटेनम चला सकते हैं। स्पेशली कब, जब वहां पे बीमारी तो ठीक हो गई है लेकिन एक प्रेसिंग सेंसेशन बना हुआ है जिसकी वजह से सांस लेने में अभी भी मेहनत करनी पड़ रही है, या सांस जो है लेने में अभी भी रुकावट महसूस हो रही है, तो उसमें आप जो है एब्रोटेनम दे सकते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आई कि एब्रोटेनम को हम इनिशियल केस में फरंकल्स प्लूरिसी वगैरह के इनिशियल स्टेज में नहीं देते, हम तब देते हैं जब फरंकल्स में हिपर हिपर सर्व के बाद और प्लूरिसी में एकोनाइट एंड ब्राइनिया के बाद। तो कभी कभी यही एग्जैक्ट यही लाइन उठा के एग्जाम में पूछा जाता है कि आफ्टर दिस मेडिसिन इज यूजफुल आफ्टर हिपर इन फरंकल एंड आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरिसी स्पेशली व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन इज रिमेन। अगर ऐसा लिख कर है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये बात जो है वो एब्रोटेनम की जा रही है। तो एब्रोटेनम में ये था, ये इसका ड्रग पिक्चर आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें नेक बहुत ज्यादा वीक होती है जिसमें वो अपने नेक को होल्ड अप नहीं कर पाता, पेट जो होता है उस तरह से डिस्टेंडेड होता है, मैरेस्मस स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है, और अल्टरनेशन, ए फॉर एब्रोटेनम, ए फॉर अल्टरनेशन, ये आपको जरूर याद रखना है। बोरिक से अगर हम इस मेडिसिन को देखें तो बोरिक में भी बेसिकली बाकी चीजें थीम तो सेम ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर से इसका अगर हम थर्मल की बात करें तो जैसे हमने देखा था टेम्परामेंट क्रूअल एंड इनह्यूमन है, थर्मल इसका चिली है, मियाज इसका सोरा है, और डायथेसिस इसके ट्यूबरकुलर है। अब यहाँ पे बस यही है, यहाँ पे बोरिक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी मैरेस्मस के लिए लोअर एक्सट्रीमिटी, गुड एपेटाइट, ये सब चीजें। यहाँ पे एक टर्म दिया है मेटास्टेसिस, यानी जो डिजीज है वो एक दूसरे जगह पे फैलती है। और यहाँ पे रूमेटिज्म के लिए यही बोला गया है कि चेक्ड डायरिया
जब भी ऐसी चीजें सप्रेस होती है, उसके बाद जो है गाउट होता है, उसके बाद रूमेटिज्म डेवलप होता है। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस, इसमें उसके लिए भी एब्रोटेनम अच्छा है। ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, अब जैसे डायथेसिस ही ट्यूबरकुलर है इसकी। तो जब टीबी जो है, जब पेट की टीबी होती है, उसमें जब ये इंटेस्टाइन की पूरी लाइनिंग को अफेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। तो उस केस में भी एब्रोटेनम अच्छा काम करती है। प्लूरिसी के केस में अच्छा काम करती है। और कहीं भी ऐसी जगह जहां पे एग्जुटेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी कि जहां पे पस का एक्यूमुलेशन हुआ हो, तो ऐसे केसेस में भी अच्छा काम करती है। या किसी इंसान ने सर्जरी कराई हो, मतलब किस चीज की सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल किसी के लंग्स में पानी भरा था, या किसी के लंग्स में ये इम्पाइमा पस का एक्यूमुलेशन था, और उसके लिए फिर उसने सर्जरी सर्जरी यानी कि वही पैरासिंटेसिस जो होता है प्रोसीजर, या थोरैकोसिंटेसिस, सॉरी, तो उसमें क्या है, फ्लूइड को बाहर निकाला। उसके बाद अगर किसी को प्रेसिंग सेंसेशन अभी भी फील हो रहा है, जैसे कि अभी हमने एलेंस की नोट में देखा था, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेमरॉइड्स, अब अल्टरनेशन हमने देखा था रूमेटिस और हेमरॉइड्स और डिसेंट्री का था, तो वही लिखा है कि हेमरॉइड्स एग्रावेट जब होंगे तो रूमेटिस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो ये किस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिला, ये अल्टरनेशन हुआ ना। इस सिम्टम से आपने क्या समझा, कि जब एग्रावेशन हेमरॉइड का हो अल्टरनेट। रहा है तो रूमेटिस इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो बोरिक से पूछा जाता है, वो यही है, एग्रावेशन ऑफ हेमरॉइड व्हेन द रूमेटिस improves। इसका मतलब सिंपल सा हमें समझ में आया कि ये तो एब्रोटेनम की लाइन है, क्योंकि अल्टरेशन उससे भी मिलता है। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस एंड हाइड्रोसील इन बॉयज। तो ये सिम्टम भी आप नोट करेंगे, एपिस्टेक्सिस और हाइड्रोसील इन बॉयज में। और दो मेडिसिन के लिए एक सिम्टम है, वो है ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इसके लिए दो मेडिसिन है। जब भी कभी ये मेडिसिन पूछा जाए, ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, आप बताएंगे कालीफॉस एंड एब्रोटेनम। ये दो, कालीफॉस सबको याद होता है, ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, कालीफॉस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कालीफॉस एज वेल एज एब्रोटेनम, तो दोनों को नोट कर लिया। उसके अलावा माइंड तो हमें पता ही है, क्रॉस है, इरिटेबल है, बहुत ज्यादा एंशियस है, डिप्रेस्ड है, और बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन और क्रूअल मेंटालिटी का इंसान होता है। अब चेहरे की बात करें, चेहरे में एलेंस में तो सब कुछ लिखा था, लेकिन एक एक वर्ड नहीं लिखा था, वो था एंजियोमा ऑफ फेस। एंजियोमा ऑफ फेस, ये बोरिक की लाइन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप बोरिक का पढ़ेंगे तो उसमें एंजियोमा ऑफ फेस क्या है, ये एक तरह से बर्थ मार्क है। यानी जो बच्चे जिनका जन्म हुआ होता है, तो उसमें छोटी छोटी सी रेड कलर की जो यहाँ पे उभार जैसा जैसे मशे नहीं होते, मोल्स, ठीक उसी तरह से रेड एक बार कलर को का ग्रांट का मुद्दा खत्म आया था वो कपाल में आपको कपड़ते देखने को पड़ा। मिलेगा फेस पे। तो इसको हम बोलते हैं एंजियोमा ऑफ फेस। दिस इज अ काइंड ऑफ बर्थ मार्क, जो कि एब्रोटेनम वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। बाकी हम सबको पता है, रिंकल्ड होगा, ड्राई स्किन होगी, इलास्टिसिटी नहीं होगी, ब्लू रिंग्स अराउंड द आई आपको देखने को मिलेगा। कोमेडॉन्स, कोमेडॉन्स क्या होते हैं, कोमेडॉन्स जो होते हैं, जो व्हाइट हेड्स होते हैं, उनको हम कोमेडॉन्स बोलते हैं। तो वो हो गया। चेहरे भी इमेसिएशन होगा, यानी कि जो चेहरा है वो बोन से बिल्कुल चिपका होगा, क्योंकि फ्लैश ही नहीं है ना। जब फ्लैश नहीं है, मसल्स नहीं है, तो बोन से जो स्किन है बिल्कुल चिपकी होगी। इसी वजह से जो है अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का ये पर्सन दिखता है। भूख अच्छी खासी है। फूड एज इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट्स होता है, जिसको हमने टर्म दिया है लेंटेरिया। स्टमक में पेन होता है, पेन जो है रात में बढ़ता है। पेन का कैरेक्टर कैसा होगा, कटिंग ग्नॉइंग पेन, इस तरह का दर्द होता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टमक फील एज इफ स्विमिंग इन वाटर, ये किस मेडिसिन में दिया हुआ है, तो आप बताएंगे ये एब्रोटेनम में दिया है। ये एंजियोमा ऑफ फेस इंपॉर्टेंट है, ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन द वाटर। ये आपको एब्रोटेनम में, ये इसकी खासियत है, उसको लगेगा पेट जो है वो पानी में तैर रहा है। फील्स, चिली पेशेंट है तो ऑब्वियसली बात इसको हमेशा ठंडी ठंडी सी लगेगी। हंगर और इसको रहेगा। इनडाइजेशन, खाना जो है वो इनडाइजेस्ट रहता है, और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव फ्लूइड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसमें यही यही वाली लाइन जो है वो आपकी एलेंस में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है स्टमक फील एज इफ स्विमिंग इन द वाटर। उसके अलावा अगर हम एब्डोमेन की बात करें, तो एब्डोमेन में छोटा हार्ड लम्स जो है ऐसा फील होता है, पेट फूला रहेगा, डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट करेंगे हेमरॉइड्स के साथ, और बार बार जो है स्टूल पास करने की अर्जिंग होगी, ब्लडी स्टूल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक टर्म लिखा है, वर्स एज रूमेटिक पेन अबेट्स।
वही अल्टरनेशन की बात की गई है। अगर रूमेटिक का पेन आएगा तो पेट के कंप्लेंट ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सिम्टम, इसीलिए हमने वहां पे पढ़ा था ना, रूमेटिस अल्टरनेट विथ हेमरॉइड एज वेल एज, वहां पे एक टर्म और लिखा था, डिसेंट्री, यानी कि जो, डिसेंट्री। हाँ, तो यहाँ पे यही अल्टरनेशन यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद एस्केराइड्स हो सकते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चों के पेट में कीड़े वाले, जो इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं, उसके लिए भी एब्रोटेनम अच्छी मेडिसिन है। हम हमेशा सीना वगैरह तक ही सोच कर रह जाते हैं ना, लेकिन एब्रोटेनम भी उसके लिए मेडिसिन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एब्रोटेनम का, वो है ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्ब्लाइकस। अगर आपसे पूछा जाए ऊजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम अम्ब्लाइकस, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है? अगर यूरिन निकल रहा है अम्ब्लाइकस, हायोसाइनस। 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 बस। और अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड भी है और मॉइस्चर, यानी यूजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम अम्ब्लाइकस पूछेगा तो आप बताएंगे एब्रोटेनम। और अगर आपसे पूछा जाएगा यूजिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द अम्ब्लाइकस, उसके लिए है हायोसाइमस मेडिसिन। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो उसका पेट है या इंटेस्टाइन है, वो बिल्कुल, आते जो है उसकी, वो बिल्कुल सिकुड़ गई है, ऐसा फीलिंग होता है। और ऐसा ही कुछ सिम्टम प्लम्बम और मेट में भी होता है। ओनली ब्लड मैम, केवल कलकीरिया फास्ट होगा। हाँ, अगर ओनली ओनली ब्लड ब्लड होगा ना। तो हाँ ठीक, वही मैं तीसरे वाले को रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी, मैं फिर से बता दे रही हूँ। अगर किसी के अम्ब्लाइकस से ब्लड और मॉइस्चर देखने को मिल रहा है तो एब्रोटेनम, सिर्फ ब्लड देखने को मिल रहा है कैल्केरिया फॉस, सिर्फ यूरिन देखने को मिल रहा है तो हाइयोसाइनस। तो ये तीनों मेडिसिन को आप एक साथ जरूर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, सेंसेशन ऐसी बॉवेल वर सिंकिंग, लगेगा कि जो उसकी आते हैं वो बिल्कुल चिपक गई है, मतलब वो बिल्कुल उसकी स्पाइन से आके चिपक गई, कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। ऐसा प्लम्बर मेट में भी देखने को मिलता है। प्लम्बर मेट में भी ये सिम्टम है कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल चिपक गए हैं, मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। रेस्पिरेशन में हम सबको पता है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा उसमें हमने देखा इम्पेंडेड रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने देखा था प्लूरिसी हुआ, एकोनाइट ब्रानिया दिया गया, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और पेशेंट के सिम्टम तो ठीक हो गए, लेकिन अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस स्टेज में हम एप्रोटेनम को देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रॉ फीलिंग इम्पेंडेड, इम्पेंडेड रेस्पिरेशन, जो कि हमने अभी पहली वाली एनएस की लाइन में पढ़ा था। ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बोरिक का, कि जो कफ है वो ड्राई रहेगा, उसके साथ से ड्राई डायरिया होगा, यानी कि जितनी बार वो खांसी करेगा उसको डायरिया फील होगा। और वो खांसी किस तरह की है? दैट इज वेरी ड्राई टाइप ऑफ कफ। उसके अलावा चेस्ट में बहुत ज्यादा, पूरे चेस्ट में पेन रहता है, और सीवियर इन द रीजन ऑफ द हार्ट, पेन अक्रॉस द चेस्ट, सीवियर इन द रीजन ऑफ हार्ट। तो यहाँ से आपको एक लाइन जो पूछी जाती है वो यही वाली पूछी जाती है, ड्राई कफ फॉलोइंग द डायरिया। तो ये जो है एब्रोटेनम की सिम्टम है। उसके अलावा पेन अक्रॉस द चेस्ट, सीवियर इन द रीजन ऑफ हार्ट। बैक की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि बैक जो, इतना ज्यादा बैक उसका वीक है कि वो गर्दन इतनी कमजोर है कि वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर सकता। और अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी ना एलेंस में, वेरी लेम एंड सोर फीलिंग ऑल ओवर, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि बैक में लेम, वीकनेस और पेनफुल रहेगा। अब यहाँ पे एक खास लाइन है जो कि बोरिक से आपको याद रखनी है, वो है पेन इन द लंबर रीजन एक्सटेंडिंग अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड, पेन इन द सैक्रम विथ हेमरॉइड्स। तो ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, पेन इन द लंबर रीजन एक्सटेंडिंग अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड पेन इन द सैक्रम विथ हेमरॉइड्स। तो हालांकि दोनों लाइन अलग है, पर आप इसको एक साथ पढ़ लेंगे कि अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि पेन इन द लंबर रीजन दैट एक्सटेंड अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड, या पेन इन द सैक्रम विथ हेमरॉइड, तो उसके लिए एब्रोटेनम है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था एक्सट्रीमिटीज में सबसे ज्यादा पेन कहाँ पे था? जब हमने देखा गाउट पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि गाउट में रिस्ट और जो एंकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा सिम्टम मिल रहा है कि एक्सट्रीमिटीज में स्पेशली रिस्ट और एंकल ज्वाइंट पेनफुल है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो एब्रोटेनम की बात कर रहे हैं। उसके अलावा गाउट में हमने पढ़ा था प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा था। अब चिल्ब्लेंस के लिए अच्छी है, यहाँ पे एक चीज बोला है, कोल्डनेस इन फिंगर एंड फीट, यानी कि पैरों की उंगलियों में भी और हाथों की उंगलियों में भी चिल्ब्लेंस देखने को मिलता है, जिसमें ईचिंग बहुत ज्यादा मार्क होती है। ईचिंग अगर बहुत ज्यादा मार्क है तो एब्रोटेनम, ईचिंग के साथ बर्निंग मार्क है तब एगेरिकस, और पेनफुल बहुत ज्यादा है, इतना कि जब आप रब कर रहे हो तो और ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए है जिंकमेट। लेग्स जो होते हैं वो बहुत, जिंकम। हाँ, लेग्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इमेसिएटेड होते हैं, ज्वाइंट स्टिफ होते हैं,
पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्फ। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक ही मेडिसिन पढ़ी थी। अभी जब हमने एलेंस पढ़ा तो उसमें लिखा था ना पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्फ, तो सिर्फ वहां पे एब्रोटेनम ही दिया था। अब यहाँ पे दो दो चीज याद रखिएगा, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिम्फ के लिए अमोनियम म्यूर भी है और एब्रोटेनम भी है। और ठीक उसी तरह से अगर हम इन्फ्लुएंजा वाला जो सिम्टम देखे थे, उसके लिए दो कौन कौन सी मेडिसिन थी? काली एक फॉस। कालीदास। दूसरा काली काली फॉस फॉस। काली फॉस। हाँ, तो इसी तरह से मेडिसिन को जब आप टैली करके पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन पे इरप्शंस हैं, फेस इरप्शन ऑन द फेस आर सप्रेस्ड, बहुत ज्यादा जो इरप्शंस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि कोमेडॉन्स, तो जो कोमेडॉन्स होते हैं वो व्हाइट हेड्स को हम बोलते हैं, जो ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं, तो व्हाइट व्हाइट कलर के ब्लॉक पोर्स होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और कुछ खास इरप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही चीज थी, एंजियोमा ऑफ फेस, वो हमने देखा था। यहाँ पे बोला गया स्किन बहुत ज्यादा फ्लैपी और लूज होती है, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि इतनी लूज होती है कि वो फोल्ड में आपको देखने को मिलेगी, कि जो उसकी स्किन है पूरी एकदम फोल्ड में, पकड़ में बहुत, जैसे बूढ़े लोगों की स्किन नहीं होती है, जब वो ओल्ड एज लोगों की, जब आप ऐसे स्किन को ऐसे टच करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल एकदम इलास्टिक की जैसी होती है और ऐसा लगता है पूरी लटक गई है। ठीक उसी तरह की स्किन हो जाती है और बहुत लूज रहेगी। फॉरंकल्स के लिए अच्छी मेडिसिन है, लाइक जैसे मैंने बताया बॉयल्स स्पेशली कब देंगे, हिपर सल्फ के बाद देंगे। इनिशियल स्टेज में फॉरंकल्स में एब्रोटेनम नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे आपने हिपर सल्फ दिया है उसके बाद एब्रोटेनम चला सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है फॉलिंग आउट ऑफ हेयर, ईचिंग चिल्ड्रंस, जो कि हमने देख लिया था। अब इसकी मोडेलिटीज की बात करें तो एब्रोटेनम में जितनी भी मोडेलिटीज है, चिली पेशेंट है, ऑब्वियस सी बात है, तो चिली पेशेंट यानी इसको कोल्ड एयर से दिक्कत होगी, उसको चेक्ड सिक्रेशन, चेक्ड सिक्रेशन का मतलब ये है जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई भी नेचुरल डिस्चार्ज हुआ, जैसे एक्सेसिव ल्यूकोरिया हो, अब सोरा है इसके बैकग्राउंड में, दैट मीन्स कि चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे एक्सेसिव स्वेटिंग हो, चाहे उसको डायरिया हो, जितने भी बॉडी के जो सिक्रेशंस होते हैं जब वो सप्रेस्ड होते हैं तब प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है। और अगर जनरल अगर हम रिलीफ की बात करें तो एब्रोटेनम में मोशन से बहुत ज्यादा पर्सन को रिलीफ होता है। और इसकी रिलेशनशिप की बात करें तो ये इसको आप कंपेयर कर सकते हैं स्प्रोफुलेरिया मेडिसिन से, ब्राइनिया से, और एक जो STEL है, आई डोंट नो ये कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बेंजोइक स्टिल एसिड। एरिया है। अच्छा, स्टिल एरिया है ना। ओके, तो स्टेलेरिया हो गया बेंजोइक एसिड से। गाउट में नाइट्रोम्यूर, स्पेशली मैरास्मस में। हालांकि इसका कंपैरिजन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका कंपैरिजन आपका आयोडम से है, ट्यूबरकुलाइनम से है, नाइट्रोम्यूर से है, तो इस तरह की मेडिसिन से है बेसिकली। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम और जैसे चिल्ड्रन की बात करें, ठीक है, तो अगर और चिल्ड्रन की बात करें तो नाइट्रम्यूर में जो इमेसिएशन होता है बेसिकली नेक एंड थ्रोट पे होता है। एब्रोटेनम में जो इमेसिएशन होता है वो बेसिकली लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग में होता है। और आयोडम में जो होता है पूरी बॉडी में इमेसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे हाइपरट्रॉफी आयोडम में देखने को मिलती है ऑल द ग्लैंड्स में, यानी कि ऑल ओवर बॉडी में इमेसिएशन है, लेकिन जो उसके ग्लैंड्स होते हैं वहां पे क्या होती है, हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोगों ने साइलेशिया में भी ये सिम्टम पढ़ा है कि खाता पीता अच्छा है लेकिन साइलेशिया को भी जो है यस बॉडी में यस उसको मैम। nutrition नहीं मिलता है। उसमें एक लाइन यस। लिखी है नहीं ना, लगा माल न्यूट्रिशन। हाँ, साइलेशिया में एक लाइन लिखी है कि खाने में कमी नहीं होती, ना उसकी क्वांटिटी में कमी होती है, बट जो डाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसकी वजह से वो मान लेते हैं। एसिमिलेशन। हाँ, एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं होता। उसके अलावा जैसे ट्यूबरकुलाइनम में अभी एक चीज दिखा है कि, अच्छा, ट्यूबरकुलाइनम और एब्रोटेनम में कुछ कॉमन सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही चिली रेमेडी है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लूजिंग फ्लेश वाइल लिविंग वेल, द बेबी कैचेस कोल्ड वेरी इजिली विदाउट नोइंग हाउ एंड फ्रॉम वेयर, बहुत जल्दी उसको कोल्ड जो है बहुत जल्दी लग जाता है। और सल्फर, सल्फर में इमेसिएशन है कि नहीं, सल्फर में भी इमेसिएशन होता है, लेकिन सल्फर में जो उसका पेट होता है ना वो पॉट बेलिड पेट होता है इस बच्चे का। तो यस। अगर अच्छा, एक और सिम्टम है पॉट बेली अगर है किसी बच्चे में तो उसके लिए सल्फर सिपिया। है। और अगर अगर पॉट बेलिड मदर है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन है? सिपिया मैम। हाँ, सिपिया। वेरी गुड, वेरी गुड मीना, सीपिया में है पॉट बेली मदर। और सीपिया। अगर, हाँ, और अगर बात किया जाए पॉट बेली चिल्ड्रन तो सल्फर, और पॉट बेली मदर तो सीपिया। तो ये यहाँ पे हमारी एब्रोटेनम आज की खत्म होती है। फिर अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में भी मैरेस्मस है। और यहाँ पे लिखा है, एक लाइन आप देख सकते हैं, मैरेस्मस एंड
अदर वॉस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे भी मैरिस्मस की बात की गई और स्पेशली चिल्ड्रन की ही बात की गई। तो आप इससे मतलब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एब्रोटेनम में ही ये लाइन है। ये बेसिकली एसिटिक एसिड की भी लाइन है, जहाँ पे साफ साफ लिखा है मैरिस्मस एंड अदर वॉस्टिंग डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। तो एसिटिक एसिड जो होते हैं, इसका फिलहाल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। वो है C4H3O3, और इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और जब हम ओल्ड क्लासिफिकेशन जो फार्मेसी में बताया गया है कि उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एसिटिक एसिड किस क्लास में आता है, तो क्लास 5 के भी ए सेक्शन में या बी सेक्शन में, तो क्लास 5A। बेसिकली ये जो क्लास बनाया गया था ओल्ड क्लास ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, उसमें हमने ये देखा था कि किसमें प्लांट जूसी प्लांट आते हैं, किसमें थोड़े से ड्राई प्लांट आते हैं, किसमें मिनरल्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो एसिटिक एसिड जो है क्लास 5A के अंदर आता है। जैसे एब्रोटेनम किस क्लास में आता है, अभी जो हमने बात की थी, 3 क्लास थर्ड में में, मैम। थर्ड क्लास, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो C4H3O3। अब यहाँ पे क्या होता है, एसिटिक एसिड से सबसे पहले आप एक याद रख सकते हैं, अनेमिया। ए फॉर, जैसे अभी हमने एब्रोटेनम में अल्टरेशन समझा था, तो यहाँ पे आप एक अनेमिया समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन का पूरा लुक होता है वो एक अनेमिक पर्सन के जैसा होता है। यहाँ पे पेलनेस रहेगी, और दुबला पतला इंसान रहेगा, मसल्स बिल्कुल लैक्स रहेंगी, फ्लैपी रहेंगे, फेस जो है पेल एंड वैक्सी रहेगा। और सेम ऐसा अपीयरेंस फेरम मेट का भी होता है, और फेरम मेट भी अनेमिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक उसी तरह से एसिटिक एसिड भी अनेमिक के लिए, अनेमिक पर्सन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये दोनों इसके सिम्टम्स है, अडॉप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैबी मसल्स, फेस पेल एंड वैक्सी, फेरम मेट एंड एब्रोटेना। मैरस्मस एंड अदर वॉस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, उसके नीचे अगर आपको मेडिसिन का लिस्ट बनाना हो, एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलम, एसिटिक एसिड, ये पूरी मेडिसिन का आप एक ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम फिजिकल जर्नल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हेमरेज बहुत प्रोमिनेंट होता है। हेमरेज बॉडी के हर आउटलेट से मिलेगा आपको। अब यहाँ पे नोज से स्टार्ट करते हैं, नोज, थ्रोट, लंग्स, बॉवेल, यूट्रस। और ये अगर हेमरेजिक रेमेडी की बात करें जाए, तो जो मिलीफोलियम है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है हेमरेज के लिए। फेरम में अच्छी है, एसिटिक एसिड, ये तीनों में हेमरेज बॉडी के हर एक आउटलेट से देखने को मिलता है। मेट्रोरेजिया भी है इसमें, हेमरेज या मेट्रो। अब यहाँ से ऐसे लाइन को तोड़कर क्वेश्चन बनाते हैं, हेमरेज, मेट्रोरेजिया, विकेरियस ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। तो अब ये आपको याद रखना हो कि हेमरेज भी है, मेट्रोरेजिया यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो मेट्रोरेजिया। तो यहाँ पे विकेरियस जो है आपको ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। अब ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस के लिए अर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ट्रॉमा के लिए हम सब जानते हैं वो है ही, लेकिन ट्रॉमेटिक अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हो रहा है, नोज ब्लीडिंग देखने को मिल रही है चोट के बाद, तो उसके लिए हम पहली चॉइस हमारी होती है अर्निका। तो ठीक उसी तरह से अगर ट्रॉमा की वजह से किसी को एपिस्टेक्सिस हो रही है, तो उसके लिए एक और अच्छी मेडिसिन है, दैट इज द आपकी एसिटिक एसिड। और जब भी सर्जिकल शॉक या अनेस्थेशिया के बाद किसी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसके लिए जो है हमारी एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर्जिकल शॉक के बाद किसी को सर्जरी वगैरह हुआ, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया या अनेस्थेशिया दिया गया, उसके बाद से पूरी जनरलाइज्ड बॉडी में वीकनेस बनी हुई है, तो उसके लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड अच्छी मेडिसिन है। एसिटिक एसिड को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो यही है कि इसमें बहुत ज्यादा थर्स्ट होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस बर्निंग, और ऐसी थर्स्ट होती है कि मतलब उसको लगता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसको पानी की जरूरत है, लेकिन वो पानी की डिजायर उसको बुखार में छोड़कर बाकी सब जगह होती है, चाहे उसको ड्रॉपसी हो, डायबिटीज हो या डायरिया हो, प्यास उसको बहुत ज्यादा लगती है, लार्ज क्वांटिटी में लगती है, लेकिन उसको बुखार के दौरान प्यास नहीं लगती। और यही इसका सबसे अनकॉमन सिम्टम होता है कि थर्स्ट, बट नो थर्स्ट इन द फीवर। और प्यास कैसी है, बहुत इंटेंस, बर्निंग, इनसेटाइएबल, यानी कि ना बुझने वाली प्यास, मतलब वो पानी पीता रहेगा और उसको और ज्यादा प्यास लगती रहेगी। पर बुखार में ऐसा नहीं होता। बुखार की कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए, तो ड्रॉपसी, डायबिटीज एंड क्रोनिक डायरिया में ये जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा वेल मार्क होते हैं। तो ये था आपका एसिटिक एसिड, और इसमें और भी सिम्टम्स है। हाँ, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक। और बैक के